समकालीन हिंदी कथाकारों में डॉक्टर कृष्णलता सिंह का नाम खासा जाना पहचाना और ख्याति प्राप्त है। विभिन्न वेबसाइट्स, पत्रिकाओं और ई पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती हैं और पसंद की जाती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी हाँ मैंने ठीक किया, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कॉलबेल की आवाज़ पर दरवाज़ा खोलते हुए इतने सालों बाद तुम्हें देखकर ये समझ नहीं पाई कि तुम्हारा स्वागत कैसे करूं। फिल्मी नायिका की तरह गले लिपट जाऊं, आंसुओं से तुम्हारा सीना तर कर दूं, या सीने पर मुक्के मार मार कर कहूं, जा बेदर्दी मैं तुझसे नहीं बोलती, या कहूं, हाय इतने दिनों बाद सुध ली, मानिनी बन प्रताड़ित करूं, अब क्यों आए हो। अभिमान भी जताया जा सकता था, आखिर आना ही पड़ा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस आश्चर्य मिश्रित मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे आप अंदर आइए। घर के अंदर तुमने उड़ती हुई रूखी दृष्टि डाली। घर की साज सज्जा और सम्माननीय स्तर को देखकर कुछ आहत भी लगे। सोफे पर बैठते हुए बड़े ही बुझे स्वर में कहा, तुमसे कुछ ज़रूरी काम था। इससे पहले कि तुम अपना ज़रूरी काम बताते मैंने तुम्हें टोका, हाँ ज़रूरी बातें भी हो जाएंगी, पहले आराम से बैठिए। इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हो, हाथ मुंह धोकर तरोताज़ा हो जाइए, तब तक चाय नाश्ते का मैं इंतज़ाम करती हूँ। मैंने बाथरूम की तरफ इशारा किया। सुबह के 10:30 बज चुके थे। 11 बजे मेरी क्लास थी। फटाफट अपने सहकर्मी डॉक्टर देवदत्त को फ़ोन पर अनुरोध किया कि आज मेरी क्लास वो ले लें। विभागाध्यक्ष डॉक्टर त्रिपाठी को भी सूचित कर दें कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। सौभाग्य से तुम्हारी पसंद की मटरी और गाजर का हलवा कल ही बनाया था। सुधांशु आज शाम को आने वाला था। उसने अनुरोध किया था, दीदी तुम्हारी मटरी और गाजर का हलवा खाने को आ रहा हूँ। गोभी, गाजर और शलजम का अचार तो आपने हमारे लिए बनाया ही होगा, बस मज़ा आ जाएगा। मन में 100 सवाल उठ रहे थे। इतने वर्षों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? हो सकता है पुत्र मोह जाग उठा हो, सौमित्र का प्यार तुम्हें खींच लाया हो। मेरा पता कैसे और कहाँ से मिला? घर में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? हो सकता है तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया हो। अगर ये कहें, इच्छा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। 7 सालों से पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, अब जाकर हिम्मत जुटा सका हूँ माफ़ी मांगने की। मेरे कान भी तो इतने सालों से यही सुनने के लिए तरस रहे थे। तब मैं क्या कहूँगी? या ये कहें, मैं अब अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कोई और आ गया है, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, पेपर साइन कर दो। तब मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? दोनों ही स्थितियाँ चरमावस्था की हैं, आर या पार। हालांकि इन दोनों ही हालतों की कल्पना करके कितनी रातें मैंने जागी हुई गुजारी हैं, आंसुओं से तकिए तर किए हैं, लेकिन आज रूबरू इनसे निपटना पड़ेगा ऐसा सोचा न था। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने को स्थिर करने के लिए और आत्ममंथन के लिए। कुछ मिनटों में कोई स्थित प्रज्ञ नहीं बन जाता है, उसके लिए सतत प्रयास चाहिए। पर मेरे पास उसके लिए समय कहाँ? मेरे साथ तो सब कुछ अचानक ही घट जाता है। उस दिन भी तो सब कुछ अचानक ही घटा था। कैसे भूल सकती हूँ वो दिन? सुबह की शुरुआत तो हर दिन जैसे ही हुई थी। दोपहर को सबने लंच एक साथ बैठकर हंसी खुशी ही किया था। लंच से निपट कर मुझे लाइब्रेरी जाना था। मंदिरा, नकुल और अविनाश के साथ तुम कैरम खेलने बैठ गए थे। मैंने कितनी बार मिन्नतें की, सौमित्र सो रहा है, आप लोग उसे देख लेना प्लीज़, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। लेकिन तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। सब कैरम खेलने में मस्त रहे। हार कर मैंने ही लाइब्रेरी जाने का इरादा छोड़ दिया। घर पर बैठकर ही कुछ काम करने का मन बना लिया था। 4:30 बजते ही मंदिरा की आवाज़ आई, भाभी, भाई साहब को चाय चाहिए, साथ में कुछ चटपटा खाने को भी। तुम सबको चाय पिलाकर मैंने कहा भी था, आज सौमित्र की तबीयत कुछ ख़राब लग रही है, हल्का फुल्का बुखार लग रहा है, तुम लोग काफ़ी खेल लिए, अब अपना होमवर्क कर लो, बाद में सौमित्र को तुम्हें देखना होगा, तभी मैं खाना बना पाऊँगी। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कैरम से छूटे तो बाहर लॉन में क्रिकेट खेलने लगे। कितनी आवाज़ें दी, पढ़ने के लिए पुकारा, बस आते हैं यही उत्तर मिला।
मुझे बच्चों पर नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर गुस्सा आया था। भाइयों की पढ़ाई का ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। मेरे कहने के बाद भी 7 बजे तक खेलते रहे। घर के अंदर घुसते ही सबको अपने होमवर्क की याद आई। सब अपनी अपनी किताबें लेकर बैठ गए और तुम पलंग पर लेटकर अखबार पढ़ने लगे। मैं सौमित्र को गोद में लिटाकर सब्जियां काट रही थी। सब्जियां कट चुकी थी। सौमित्र को लिटाया तो रोने लगा। मैंने मंदिरा से कहा था, बेटा ज़रा सौमित्र को देखना, मैं सब्जी बना दूँ। मुझे ठीक से याद है मंदिरा का जवाब, भाभी मेरा कल इंग्लिश का टेस्ट है, प्लीज़ नकुल को बोलो वो देख लेगा। नकुल और अविनाश ने भी यही कहा था, भाभी होमवर्क बहुत ज़्यादा है। हार कर मैंने तुम्हारे पास सौमित्र को बिठाते हुए कहा था, ज़रा आप इसे देखना। तुमने अखबार से नज़र नहीं हटाई, केवल हूँ कहा। मैं रसोई में पहुंची ही थी कि एक धमाका हो गया। मेरे जाते ही सौमित्र रोने लगा। तुमने चुप रहने के लिए बोला, लेकिन सौमित्र चुप नहीं हुआ। तुमने उसे गोद में लेकर चुप कराने के बजाय मासूम गाल पर एक चपत लगा दी। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तुमने उसको पीछे ढकेलते हुए ज़ोर से कहा, जा अपनी माँ के पास, रोतड़ा कहीं का। पता नहीं कैसे वो पलंग से नीचे गिर गया। सब्जी बनाते हुए सारी बातें मैं सुन रही थी। सौमित्र के गिरने और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर मैं दौड़ी दौड़ी आई। बच्चे को कलेजे से लगाकर मैंने कहा था, अगर आप लोगों में से किसी के पास भी बच्चे को देखने के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है तो मैं भी बच्चे को रुलाकर खाना नहीं बनाऊंगी। सौमित्र का माथा सूज गया था, नीला निशान पड़ गया था। हमारे पास तब फ्रिज नहीं था। उसकी चोट पर बर्फ़ भी नहीं लगा सकी। डरा सहमा मासूम बच्चा छाती से चिपक कर बिलबिला कर स्तनपान करने लगा था। दूध पीता, हिचकियाँ लेता, फिर दूध में मुंह लगाता। इस एहसास को केवल एक माँ ही समझ सकती है। आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बह निकली। बेचारा सौमित्र सिसकियाँ भरता हुआ, दूध पीता हुआ, दर्द के एहसास को कम करता हुआ सो गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। किसी को कोई सरोकार नहीं था कि बच्चे को चोट कहाँ लगी है। तुमसे इतनी अपेक्षा तो की जा सकती थी कि तुम बच्चे को उठाते, देखते, उसे चोट तो नहीं लगी है। तुम्हारी इस बेरुखी से मन बड़ा आहत हुआ था। दिन भर की थकी आरी और मन से भी टूटी हुई मेरी भी रोते रोते न जाने कब आँख लग गई थी। रात के करीब 11 बजे तुम कमरे में आए। वहशी की तरह तुमने मेरा हाथ खींचा, चलो खाना बनाओ, सब भूखे सोने जा रहे हैं। मेरा जवाब था, पहले वायदा करो तभी खाना बनाऊंगी। तुम्हारे ऊपर शायद कोई भूत सवार था, या ये तुम्हारी पुरानी आदत थी। जब भी तुम्हारी गलती होती थी तुम सॉरी नहीं कहते थे। तुम खूब शराब पीकर आतंक मचाते, सामने रखी हुई कोई भी चीज़ फेंक देते, उल्टा सीधा बोलने लगते। तुम इडियट हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। पता नहीं पीएचडी कैसे मिल गई। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या सिखाया है? दुर्वासा मुनि की तरह मैं तुम्हें शाप देता हूँ और भी ना जाने क्या क्या। फिर खाना न खाने का नाटक करते, बिना खाए दूसरे दिन ऑफिस चले जाते। मेरा जीना दूभर हो जाता। मैं अपना स्वाभिमान, मान सम्मान सबको ताक पर रख कर तुम्हें मनाती और फिर जीवन की धारा अपने पुराने रूप में बहने लगी। यही सिलसिला शादी के बाद से चला आ रहा था। अपनी सही गलत सभी बातों को मनवाने का तुम्हारा ये अचूक हथियार था। मैं समझती थी, लेकिन क्या करती। सबको मनचाहा आकाश तो नहीं मिलता। जो मिला था उसे ही सुंदर बनाने की कोशिश में थी। खैर, उस दिन बात कुछ आगे बढ़ गई। तुम मेरे दोनों हाथों को जोर से पकड़कर चिल्लाए, लेक्चर झाड़ रही हो, वायदा चाहती हो तो लो। दनादन थप्पड़ मेरे मुंह पर मारने लगे। हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि चूड़ियाँ टूटकर बिस्तर और फर्श पर बिखर गईं। कलाई में भी चुभ गई। मैं फर्श पर गिर पड़ी। तुमने एक लात मेरी कमर पर मारी और न जाने क्या क्या बकते चले गए। मैंने ऐसा व्यवहार केवल सिनेमा या कहानी उपन्यासों में देखा या पढ़ा था, वो भी बिना पढ़े लिखे अशिक्षित गंवारों में। मायके में थी, अम्मा बाबूजी के झगड़े देखे, लेकिन उसमें शालीनता थी। गाली गलौज या मारपीट के लिए कोई जगह नहीं थी। बहस में भी प्यार टपकता था। मैं अशक्त, असहाय, अबला और बेचारी थी, जिसका स्वाभिमान, आत्मसम्मान, पढ़ाई लिखाई और माता पिता की परवरिश सब कुछ पैरों तले रौंद दी गई थी। अम्मा बाबू ने तो कभी फूल की छड़ी से भी नहीं मारा। बचपन में बड़ी गलतियां की होंगी, लेकिन अम्मा के प्यार ने उन्हें सुधारने का मौका दिया, मुझे चरित्रवान, सभ्य और सुसंस्कृत बनाया। पहले काफ़ी देर तक तो मुझे कुछ होश ही नहीं रहा।
शारीरिक पीड़ा से ज़्यादा आत्मा पर चोट लगी थी। मैं समझ नहीं पाई तुम्हारे अंदर ये आदम क्रूर हिंसक पाशविक प्रवृत्ति कहाँ छिपी थी। पार्टियों में झुककर लेडीज़ का स्वागत करने वाले, खाने के समय लेडीज़ फर्स्ट का राग अलापने वाले, कार का दरवाज़ा खोलकर खड़े रहने वाले, तुमने ऐसा हिंसक, निम्न और अधम व्यवहार क्यों किया? क्या केवल इसलिए कि मैं तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति हूँ, खरीदी गई गुलाम हूँ? तुम्हें पूरी आज़ादी है कैसा भी व्यवहार करने का, क्योंकि तुम्हारे पास पति होने का लाइसेंस है। दिल और दिमाग में जंग छिड़ी थी। क्या ऐसे क्रूर और अहंकारी पुरुष के साथ जीवन जीना आसान होगा? ये घरेलू हिंसा सहनीय है? आज की मार सहली तो क्या भरोसा कल दोबारा हाथ नहीं उठेगा। मैं हमेशा ही ऐसे असहाय बनी रहूँगी और तुम हमेशा शेर बनकर हाथ उठाते रहोगे। क्या ऐसा ही अपमानित जीवन जीने के लिए मेरा जन्म हुआ है? मैं सुख दुख की तुम्हारी सहगामी हूँ। आर्थिक तंगी सहनीय है, तुम्हारा परिवार आदरणीय है, तुम्हारी हर मुश्किल, परेशानी और उलझन मेरे नाम है, लेकिन मारपीट नहीं, ये अन्याय होगा। बस फैसला कर लिया कि मुझे जाना होगा, परंतु अपने हाथों सजाई गई गृहस्थी और सब कुछ छोड़कर जाना भी इतना आसान नहीं होता। आगे की दुश्चिंता थी, गोद का बच्चा साथ में है, इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? माँ बाप के घर 1-2 महीने तो ठीक है, लेकिन आगे वहाँ भी अपमान होगा। शायद इससे भी ज़्यादा तीखे व्यंग मार चलें। अम्मा बाबू में मुझे लेकर झगड़ा हो, बाबूजी कहेंगे लो देख लो ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का नतीजा। मेरे पास अभी 1.25 साल के लिए स्कॉलरशिप बाकी थी। मुझे नौकरी के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। डिग्री कॉलेज में नहीं मिलेगी तो इंटर कॉलेज में ही सही। नए सिरे से गृहस्थी बसानी होगी। सौमित्र को कहाँ रखूँगी? कैसे क्या होगा? अम्मा तो शायद ये सदमा सह न पाएँ। खैर, उन्हें तुरंत बताने की ज़रूरत भी क्या है। यही कह दूंगी कि रिसर्च के काम से डॉक्टर त्रिपाठी ने बुलाया है। डॉक्टर साहब 2 साल के लिए जर्मनी जा रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। वैसे भी 3 महीने के अंतराल में मुझे काम दिखाने तथा क्लासेस लेने के लिए विभाग में आना ही पड़ता था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते आँख लग गई। सौमित्र भी सोया रहा। सुबह जब आँख खुली तो 9 बज रहे थे। घर का दरवाज़ा खुला था। मंदिरा, नकुल और अविनाश स्कूल जा चुके थे और तुम ऑफिस। किचन में मंदिरा ने शायद ब्रेड सेक की होगी, उसके टुकड़े पड़े थे। बच्चे भूखे चले गए हैं, टिफ़िन भी ठीक से नहीं ले गए हैं। ये सोचकर उनके लिए बहुत दुख लगा। सौमित्र का सुबह का काम निपटा कर मैंने अपना सामान बांधा, बक्से में अपनी किताबें भरी, अटैची में सौमित्र के कपड़े और अपनी साड़ियाँ डालीं। न जाने क्यों मैंने वो साड़ियाँ जो तुमने खरीदी थीं वहीं छोड़ दी। जो सिर्फ मेरा था वही लिया। तभी मीना आ गई। मीना बर्तन और झाड़ू पोछा करती थी। सौमित्र को मीना के पास छोड़ा। मुंह पर चोट के निशान थे। इंदौर तक जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। कोई पहचान न सके इसलिए घूंघट निकाला। हाथ में टूटी चूड़ियों के घाव थे, उन्हें ढकने के लिए ढेर सारी चूड़ियाँ पहनी। टेम्पो में पूरी देहातन बनकर पूछती पाछती सराफा बाज़ार पहुँची। अपने गले की चेन और अंगूठी बेची। रास्ते से ट्रेन का टिकट लिया और ऑटो लेकर घर पहुंची। सामान और सौमित्र को लेकर स्टेशन पहुंची। ट्रेन 1:15 बजे की थी। वेटिंग रूम में जाकर बैठ गई। अभी भी सोच रही थी, क्या मैं जो करने जा रही हूँ वो ठीक है? अपना घर ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? पर मेरा घर है कहाँ? वो तो तुम्हारा है। तुम्हारे मन मुताबिक सब होगा। लात घूंसा गाली गलौज सबसे नाता जोड़ना होगा। क्या मेरी आत्मा ये सब सह पाएगी? अगर सहना है तो चलो लौट चलते हैं। माफ़ी मांग लूँगी। तुमने ठीक हाथ उठाया, मैं इसी लायक थी। इसी ऊहा-पोह में 1:15 बज गए। मैं ट्रेन पर सवार हो गई। नई ज़िंदगी की तलाश में निकल पड़ी। इंदौर में सबने मेरा स्वागत किया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुंह के निशान कुछ हल्के पड़ गए थे, हाथ के घाव बाकी थे। बता दिया, फिसल गई थी, चूड़ियाँ टूट गई थी और चुभ गई। हमेशा के लिए चूड़ियों को विदा कर दिया। डॉक्टर त्रिपाठी से मिली। मेरे अचानक आने से कुछ हतप्रभ और कुछ प्रसन्न दिखे। बोले, चलो तुम अच्छे समय पर आई हो। डॉक्टर चटर्जी गोरखपुर विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष होकर जा रहे हैं। डॉक्टर कुलकर्णी जर्मनी डेपुटेशन पर जा रहे हैं। तुम्हें बीए की क्लासेस दूंगा। जब तक नई नियुक्तियां ना हों तब तक तुम सीनियर रिसर्च स्कॉलर से ही विभाग का काम चलाना होगा। छात्रों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मन में एक आशा की किरण जागी, शायद मुझे भी विभाग में जगह मिल जाए।
मेरी नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। घर में सबके मना करने के बाद भी मैंने एक नौकरानी सौमित्र के लिए रख ली। सबकी निगरानी में सौमित्र की देखभाल आया करने लगी और मैं नए सफ़र की तैयारी। अपने बारे में मैंने सब कुछ छोटे भाई मनीष को बता दिया था, लेकिन इस वायदे के साथ किसी को कुछ नहीं बताना। मित्र समुदाय मेरे आने से प्रसन्न था। उसे यही बताया कि तुम 3 साल के लिए फील्ड पोस्टिंग गए हो। डॉक्टर त्रिपाठी यही समझते थे कि मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें सच से अवगत कराना पड़ा। उन्होंने मुझे आवेदन पत्र देने की अनुमति दे दी। मेरे पास योग्यता थी, डिग्री थी एवं अध्यापन का अनुभव था। अब क्लासेस लेने से मेरा आत्मविश्वास लौट आया था। अब मैं इडियट बेवकूफ़ नहीं थी। अब मैं डॉक्टर इच्छा के नाम से पुकारी जाने लगी। 2 साल तक अस्थायी प्रवक्ता पद पर कार्य किया। उसके बाद चयन समिति के सामने साक्षात्कार हुआ। उन्होंने हर कसौटी पर मुझे कसा। मैं खरी उतरी। शादी के बाद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। पढ़ाई लिखाई से नाता ना टूटे, इसलिए मैंने डिलीट करने का इरादा कर लिया था। विभाग से जुड़ी रही। डॉक्टर त्रिपाठी ही मेरे गाइड थे। वैवाहिक जीवन और डिलीट के बीच में तालमेल बिठाती रही। तुम्हारे घर वालों का सहयोग तो नहीं मिला। हाँ, तुमने प्रोत्साहित जरूर किया था, लेकिन माहौल कभी नहीं दे पाए। मेरा सौभाग्य मेरा साथ दे रहा था। डॉक्टर साहब के ही सुझाव पर मैंने गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन बनना सहर्ष स्वीकार कर लिया। इससे मुझे अतिरिक्त आय हुई। घर के आने जाने के समय व खर्च बचा। रहना खाना मुफ्त। सौमित्र 10 साल की उम्र तक हॉस्टल में रह सकता था। इसी बीच विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए आवास योजना आरंभ हुई। मैंने भी आवेदन दिया। ईश्वर की कृपा से मुझे 2 बेडरूम सेट फ्लैट मिल गया। छोटे भाई मनीष एवं सुमंत दोनों ही अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर चले गए। सबसे छोटे भाई सुधांशु का 1 साल अभी बाकी था। वही आता जाता रहता था। शनिवार और रविवार को मैं अम्मा के पास चली जाती थी। अम्मा का शक अब विश्वास में बदलने लगा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। न तुम्हारा कोई खत आया, न कभी तुम आए। कैसी फील्ड पोस्टिंग है। पुराना मित्र समुदाय बिखर गया था। प्रभा दिल्ली चली गई थी। कुमुद की शादी हो गई। मनोज जी बनारस में जॉब कर रही हैं। अब नया मित्र समुदाय है जिसे तुम्हारे बारे में गोल मोल बताकर काम चल रहा है। सिर्फ डॉक्टर त्रिपाठी ही मेरा दर्द और मेरा संघर्ष समझते हैं। परीक्षा की कॉपियाँ जांचने का कार्य, इधर उधर सेमिनार में भाग लेने का कार्य वो अक्सर हमें देते रहते हैं। मेरी 2 किताबें भी छपकर आ गई हैं। कई रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हो चुके हैं। नाम और अतिरिक्त आय का सुख कुछ कुछ भोगने लगी हूँ। लोन पर कार भी ले ली है। मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी। खैर, डरते डरते कार चलाना सीखा। ऐसा नहीं कि इन वर्षों में मैंने तुम्हें याद ना किया हो। कुछ पल हमने बड़े हसीन और मीठे भी बिताए थे, जिन्हें अक्सर याद करती रही हूँ। तुम अपने प्रोफेशन एवं परिवार के प्रति कितने समर्पित हो, इसके लिए तुम पर गर्व करती रही हूँ। लेकिन तुम्हारा वहशीपन सीमा से पार हो गया था, कम से कम मेरी नज़र में। हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे पत्र का इंतज़ार किया। सोचा था अगर तुम्हारा खत आया और तुमने इस घटना पर अफसोस जाहिर किया तो मैं भी थोड़ा नरम पड़ जाऊंगी। पहले पत्र व्यवहार के सहारे इस खाई को पाटने की कोशिश करूंगी। नौकरी के साथ साथ वैवाहिक जीवन को पटरी पर लाने के लिए जान लगा दूंगी, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। गलती तुम्हारी थी, अतः पहली कोशिश तुम्हारी तरफ से अपेक्षित थी। इसी प्रतीक्षा में 7 साल निकल गए। शायद मेरा इंतज़ार ही तुम्हें यहाँ इतने सालों बाद खींच लाया। क्या पता मेरी मटरी और गाजर का हलवा पुरानी यादों को ताज़ा कर दे, तुम्हारी मिठास वापस कर दे। विचारों की दुनिया से निकलकर चाय और नाश्ता लेकर जब मैं तुम्हारे पास पहुंची, तुम बड़े बेचैन नज़र आए। बड़े अनमने भाव से मटरी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाला और चाय का घूंट भरा। तुम्हारे चेहरे से लगा जैसे मटरी बेस्वाद है। खैर, मैंने हलवा आगे बढ़ाया। तुमने उसे भी 1 चम्मच खाया। हलवे की मिठास भी तुम्हारे चेहरे का तनाव कम न कर सकी। मैं समझ गई थी कि तुम्हें क्या ज़रूरी काम है। तुमने कहा दोपहर की ट्रेन से वापस लौटना है। तुमको जो कहना था तुम कह नहीं पा रहे थे, शब्द खोज रहे थे या शब्दों का औचित्य। हो सकता है तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे रास्ते पर आ रहा हो कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। हमेशा तुम्हारा अहंकार दुलराया गया है, उसे मैंने मान दिया था। आज अगर तोड़ दूं
जानती हूँ तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी शक्ति बन चुका है। उसके सहारे ही तुम खड़े हो, दौड़ रहे हो। जिस दिन किसी ने तुम्हारे अहंकार को तोड़ दिया तुम गिर पड़ोगे, लहूलुहान हो जाओगे, अपना चेहरा पहचान नहीं पाओगे। लेकिन मैं ये इल्ज़ाम अपने सिर नहीं लेना चाहती थी। आखिर इस पल तक तो मैं तुम्हारी पत्नी, सहगामी और सहचरी हूँ। इसलिए तुम्हारी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैंने कहा, ठीक है, लंच के बाद सौमित्र को स्कूल से लेते हुए स्टेशन चलेंगे। बोलो मुझे कहाँ साइन करने हैं, मैं तैयार हूँ। तुमने उसी चिर परिचित ब्रीफकेस में से, जिसे कभी मैंने तुम्हें उपहार में दिया था, डाइवोर्स के पेपर निकाले और मेरी तरफ सरका दिए। मैंने निर्विरोध साइन कर दिए। तुम्हारे चेहरे का तनाव थोड़ा ढीला पड़ा। तुमने अपनी उदारता दिखलाई। सौमित्र की पढ़ाई के लिए अगर कुछ आर्थिक सहायता चाहिए तो मांग लो। धन्यवाद के सिवाय और क्या कहा जा सकता था। मांगना या पाना हर एक के अधिकार में नहीं होता। फिर मैं तो यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव हूँ। देना ही मेरा भाग्य, नियति या मुकद्दर है। खैर, जल्दी जल्दी आलू के पराठे बनाए। तुम्हें दही पराठे और घर का वाला मक्खन बहुत पसंद था। तुमने अच्छे से खाए। चलते वक्त स्कूल से सौमित्र को लिया। सौमित्र ने पूछा, मम्मी ये कौन है? मैंने सोचा अपना परिचय बेटे को तुम स्वयं दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, अनजान बने रहे। सौम ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा, बेटे ये हमारे विशेष अतिथि हैं, इन्हें प्रणाम करो। सौम ने फिर पूछा, मम्मी अतिथि किसे कहते हैं? मैंने कहा, सौम बेटा, जो बिना बताए आ जाते हैं और बिना बताए चले जाते हैं वो अतिथि कहलाते हैं। तुम्हारे माथे पर कुछ बल पड़े, लेकिन तुम सचेत हो गए। स्टेशन पर हम दोनों ही चुपचाप खड़े थे। ट्रेन के आते ही सौम चहक उठा, मम्मी ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में बैठकर पापा के पास जाएंगे। मैं उसे कैसे कहती, अब पापा के पास हम कभी नहीं जाएंगे। पता नहीं तुमने सुना या नहीं, मेरे पास शादी की एकमात्र निशानी चांदी की छोटी सी सिंदूरदानी थी, जिससे तुमने सिंदूर दान किया था। तुम ट्रेन पर चढ़ने जा रहे थे, मैंने धीरे से तुम्हारा हाथ पकड़ा और सिंदूरदानी तुम्हारे हाथ में थमा दी। तुम अचकचा के पीछे मुड़े, फिर चढ़ गए। हाँ, मैंने ठीक किया ना? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी हाँ मैंने ठीक किया। एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर युवती की कहानी थी। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।